Good morning, everyone. In our last class, we had discussed the formation of DNA, how DNA किस तरीके से बनता है, DNA किस तरीके से arranged है, how a DNA is arranged, how a DNA consists ribose sugar, nucleic acids and phosphoric acid. तो इन सब से मिलके जो DNA है वो किस तरीके से बना है, इन सारा जो डिस्कशन है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था. अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि डीएनए के अंदर एक न्यूक्लियोसोम मॉडल चलता है, वो क्या है. ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर की मैंने आपको जो है वो समझा दिया था. अब हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का कि वो डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है डीएनए का. तो देखिए डीएनए इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर से मिलके बना है. ये कौन कौन सा है? पहला तो है हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, दूसरा है लिंकर डीएनए. अब ये हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं H1, H2A, H2B, H3 और H4. ये सारे के सारे क्या है? हिस्टोन प्रोटीन. इनमें से H2A और H4 तक ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ये दो दो प्रेजेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये तो बात हुई उनकी. दूसरा हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं, प्लस लाइसिन रिच. ये क्या है? ये दोनों अमीनो एसिड होते हैं. दूसरा दे आर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं. लिंकर डीएनए की बात करें तो लिंकर डीएनए के अंदर कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएगा, कहीं कहीं कम आएगा. इसको मैं भी डिस्क्राइब करती हूँ. ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर का होता है. क्लियर. अब इसको एज अ स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि क्या होता है. मैं कह रही हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन और लिंकर डीएनए से मिलके बना होता है. तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? H2A, H2B, H3 एंड H4. ये हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए. ये चार है, चार ही इनके बैक साइड में, मतलब ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया. तो टोटल आप देखेंगे कि ऑक्टामर बन जाता है. दिस इज नोन एज ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर के नाम से इसको जाना जाता है. नाउ इसे हम कोर प्रोटीन या न्यू बॉडी के नाम से भी जानते हैं. अब इसके चारों तरफ क्या होता है? ये लिंकर डीएनए, ये इस तरीके से अटैच्ड होता है. ये क्या है? दिस इज द लिंकर डीएनए, ये लिंकर डीएनए. अब दूसरा अगेन यहाँ पे क्या है? ऑक्टामर आ गया. किसका ऑक्टामर है? ये हिस्टोन प्रोटीन का ही ऑक्टामर है ये. और इसके ऊपर फिर से ये लिंकर डीएनए आ गया. ठीक है, ये फिर से लिंकर डीएनए आ गया. अगेन देयर इज अ ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ये ऑक्टामर है और ये इसके ऊपर लिंकर डीएनए आ गया, है ना. तो ये इस तरीके से अरेंज होता है डीएनए. अब इसको हम क्या कहते हैं? ये है आपका ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्लस लिंकर डीएनए. तो ये एक क्या बनाता है? इट इज अ न्यूक्लियोसोम. ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया. ये तीसरा न्यूक्लियोसोम हो गया. अब दो न्यूक्लियोसोम के बीच में ये H1 प्रोटीन प्रेजेंट होता है. देयर इज अ H1, ये क्या है? H1 प्रोटीन. व्हाट इज दिस? दिस इज द H1 प्रोटीन. तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूअस क्या दिखेंगे? 8 न्यूक्लियोसोम्स नजर आएंगे
और ये पूरा मिलके क्या बनाता है, एक सोलेनॉइड मॉडल बनाता है, इसलिए हम इसको सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको लिंकर डीएनए बताया, तो कहीं कहीं जैसे ये लिंकर डीएनए चल रहा है तो इसके अंदर कॉइलिंग ज़्यादा है, और कहीं कहीं ये लेस कॉइल स्ट्रक्चर है। तो कॉइलिंग ज़्यादा है तो आप देखिए आपको डार्क नज़र आएगा, डार्क जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जो लाइट होगा उसे हम कहेंगे यूक्रोमेटिन। ठीक है, ये ही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब इन्हीं से एमआरएनए बनेंगे आगे। तो ये आपका है डीएनए। अब डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो 6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस 2 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3.4 × 10⁻⁹ नैनोमीटर में चल रहा है। और मीटर में अगर डीएनए की लेंथ निकालनी है तो लेंथ ऑफ डीएनए का फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर प्लस डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ये टोटल आ जाता है 2.2 मीटर, जो कि मीटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ डीएनए होती। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका डीएनए का कंप्लीट स्टडी आ जाता है, जिसके अंदर हमने डीएनए बनाना सीख लिया, हमने सोलेनॉइड मॉडल बनाना सीख लिया, और हमने क्या है डीएनए की लेंथ निकालना सीख लिया। अब आता है कि डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्या है कि डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल, इट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल। मतलब ये अपने आप को चेंज कर सकता है, दूसरे की संगत में आके अपने आप को बदल सकता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, पहला तो हो गया ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल, दूसरा होता है इट इज इनहेरिटेबल मॉलिक्यूल। ये क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये एक जेनेटिक मटेरियल भी है। और फोर्थ है आपका कि इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है। तो हमें अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ऐसे ही नहीं है, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि एक जेनेटिक मटेरियल, हम डीएनए को क्या कह रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं, तो एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं। और अब इनको कंफर्म किन किन ने किया था, तो हम इनका जो है प्रूफ देखेंगे कि किस किस ने क्या क्या कंफर्म किया है। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सब हम अब स्टडी करेंगे। चलिए, पहला था डीएनए कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। डीएनए
अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए देयर इज अ एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। सो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का क्या एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं। देखो, ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया लिया था, उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई जो कि क्या कॉज करता है, न्यूमोनिया कॉज करता है, जो कि न्यूमोनिया कॉज करता है। इसके दो स्ट्रेन थे, एक बैक्टीरिया ये था, एक बैक्टीरिया ये। अब क्या स्ट्रेन थे कि एक की सरफेस तो बड़ी स्मूथ थी। अब स्मूथ सरफेस कैसे हुई कि इसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग बहुत ज्यादा थी, तो ये स्मूथ सरफेस थी, है ना। दिस इज द स्मूथ सरफेस्ड बैक्टीरिया। ये स्मूथ सरफेस बैक्टीरिया है, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्मूथ सरफेस। तो बार बार स्मूथ सरफेस लिखने की जगह हम इसको लिखेंगे एस स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है कौन कौन से जो टाइप है वो लिए गए। तो ये पहला जो था, इट इज अ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो देखो अब इसकी लेयर कितनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई। तो ये जैसे भी किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा ना, तो इसको डिग्रेड करना पॉसिबल नहीं होता। ये डिग्रेड नहीं हो पाएगा तो ये अपने सिम्टम्स दिखाता रहेगा, तो इतने ज़्यादा सिम्टम्स हो जाएंगे, तो दैट्स वाई ये वायरुलेंट बन जाता है, क्योंकि हम इसको ख़त्म ही नहीं कर सकते। ये अपना नंबर बढ़ाता रहेगा और हर एक बैक्टीरिया अपने सिम्टम्स दिखाएगा, तो वो बॉडी बियर नहीं कर पाती। दैट्स वाई द बैक्टीरियाज आर नोन एज वायरुलेंट बैक्टीरिया। वायरुलेंट का मतलब क्या होता है, घातक, लीथल टाइप के होते, जो मार के ही छोड़ते। और दूसरा जो इन्होंने स्ट्रेन लिया था वो रफ सरफेस वाला था। ये इसकी सरफेस रफ थी, रफ सरफेस। दैट्स वाई ये क्या, अब देखो इसके कंपैरिजन में इसका वॉल बहुत थिन है, तो इसको इजीली डिग्रेड किया जा सकता है, ये मर जाता है, इसलिए ये नॉन वायरुलेंट टाइप का है। ये दो बैक्टीरिया इन्होंने चूज किए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई। समवेयर आपको डिप्लोकोकस न्यूमेनाई भी लिखा हुआ मिलेगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन के अंदर दोनों है और सी ऑप्शन कह रहा है बोथ, तो हमें बोथ करना। या फिर ऑप्शन के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होके डिप्लोकोकस दिखाया गया है, तो डिप्लोकोकस भी राइट है। इट इज अ डिप्लोकोकस न्यूमेनाई। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमेनाई बैक्टीरिया भी आपको ध्यान रखना। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि देखो, एज ए एक्सपेरिमेंट मॉडल हमेशा चूहों को, ट्रांसजेनिक माउसेस को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसने क्या लिया, स्मूथ सरफेस्ड बैक्टीरिया। ये स्मूथ सरफेस है, तो मैं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिख रही हूँ यहाँ पे, जो इसने किस में इंजेक्ट करवाया, माउस के अंदर। ये रहा माउस और इसके अंदर इसने इंजेक्ट करवाया। और रिजल्ट इसने क्या देखा कि अभी मैंने क्या बताया कि ये अगर डिजीज देता है तो बहुत खतरनाक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है और इफेक्ट इसके होते हैं लीथल, मतलब वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। तो ये इसके अंदर डाला गया, तो रिजल्ट क्या आया कि माउस जो है वो मर गया, डाइड, मरा हुआ चूहा मर गया माउस। अब दूसरा रफ सरफेस वाला बैक्टीरिया लिया इन्होंने। रफ सरफेस किसके अंदर इंजेक्ट करवाया, वही माउस के अंदर। ये माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया और माउस तो जिंदा था। ये लाइव कंडीशन में माउस, बोला ठीक है। तो ये इन दोनों के इफेक्ट थे। अब इसने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज को, दीज आर एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज,
इसने क्या किया, हीट शॉक दिया। हीट शॉक का मतलब है इनको आप समझ सकते हो इतनी ज्यादा हीट दी कि ये मर गए। और अब हमारे पास क्या है, हीट शॉक्ड एज स्ट्रेन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इनको अब माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया गया। ये माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया और रिजल्ट देखा तो माउस जिंदा था, क्योंकि ये मरे हुए बैक्टीरिया ना, लगभग डाइड कंडीशन के अंदर है। गर्म टेम्परेचर के अंदर आप सपोज करो इनको उबाल के इसके अंदर डाला तो क्या सेंस, कोई सेंस, डेड सेल्स हो चुकी है ये, तो वो कुछ वर्क ही नहीं करेगी। तो माउस क्या है, लाइव कंडीशन के अंदर है, जिंदा था चूहा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि रफ सरफेस बैक्टीरिया, ये रफ सरफेस बैक्टीरिया प्लस हीट शॉक्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, दोनों का क्या है, ये मिक्सचर है। मतलब एस स्ट्रेन वाले तो है मरे हुए बैक्टीरिया और ये है रफ बैक्टीरिया, इन दोनों का मिक्सचर बना के इसने इंजेक्ट करवाया है माउस के अंदर। ये माउस के अंदर इंजेक्ट करवा और जब रिजल्ट देखा तो रिजल्ट के अंदर माउस जो है वो मरा हुआ मिला इनको, चूहा मर गया डाइड कंडीशन में। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो ये तो मारते हैं नहीं रफ सरफेस वाले, और ये मरे हुए वैसे भी नहीं मार रहे, लेकिन फिर भी चूहा मर गया। तो हुआ क्या कि इनका जो हीट शॉक्ड बैक्टीरिया थे, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, सपोज करते ये वाला जेनेटिक मटेरियल वायरुलेंट है, ये कहाँ चला गया, रफ सरफेस के अंदर, इसके अंदर आ गया और इस वाले डीएनए के साथ ये वाला डीएनए ऐड हो गया और इस डीएनए को क्या बना दिया, वायरुलेंट। किसको बनाया, वायरुलेंट, आर सरफेस वाले रफ सरफेस वाले बैक्टीरिया को वायरुलेंट बना दिया। और जब ये वायरुलेंट डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर जाता है माउस के अंदर, तो माउस मर जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रूव होता है कि डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। डीएनए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म किया ना, इसके डीएनए ट्रांसफॉर्म किया, किस में ट्रांसफॉर्म किया, वो वायरुलेंट हो गया, वो नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट हो गया। तो मीन्स कोई भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का फर्दर जो है बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट हुआ कि क्या वाकई में ये सही कह रहा है। और वो एक्सपेरिमेंट जो किया था एवरी, ये साइंटिस्ट आपको ध्यान में रखना है, एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी, इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया, वापस चेक किया कौन से बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू, और उसके अंदर अगेन डीएनए किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है वो पूरा चेक किया गया और कंफर्म हुआ कि हाँ डीएनए क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी जेनेटिक मटेरियल इज क्लियर। ये क्यों एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त डीएनए की नई नई डिस्कवरी हुई थी। ये कंफर्म नहीं था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए भी होता है या फिर प्रोटीन होता है, क्या होता है। तो डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स जो निकले उनमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक कंफर्म हुआ, तो हम थोड़े श्योर, उस वक्त श्योरिटी पे बढ़े कि हाँ डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म करता है। अब जो दूसरा डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि डीएनए जो है वो इनहेरिटेंट मटेरियल होते हैं, डीएनए जो है अपने आप को इनहेरिटेंट करते हैं। इनहेरिटेंट का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन।
तो देखिए अब इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट आता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये दो साइंटिस्ट थे, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को कंफर्म कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटेंट होते हैं। तो अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है या डीएनए। इन्होंने दोनों मॉलिक्यूल्स को लिया और दोनों पे एक्सपेरिमेंट करके ये कंफर्म किया कि इन दोनों में से इनहेरिटेंट होने वाला जो मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल है। अगर प्रोटीन इनहेरिटेंट होता है तो प्रोटीन को हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, अगर डीएनए होता है तो डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। तो देखो इन्होंने जो बैक्टीरिया चूज किया था एज ए एक्सपेरिमेंट वो था इसेरेशिया कोलाई, जिसे हम ई कोलाई के नाम से जानते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। प्लस बैक्टीरियोफेज यूज किया इन्होंने। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते। तो आपके सामने पहला तो ये है, दूसरा ये, प्लस इनके साथ इन्होंने दो आइसोटॉप यूज किए थे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। पहला आइसोटॉप था S35 जो कि था रेडियो एक्टिव, दूसरा था P32 जो भी था रेडियो एक्टिव। तो ये है सल्फर और ये है फॉस्फोरस। तो एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जेनेटिक मटेरियल सल्फर से मिलकर नहीं बना होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप उसके अंदर जरूर प्रेजेंट होता है, तो फॉस्फोरस कहीं ना कहीं ये वाला उनके अंदर ऐड हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखो दो कंडीशन है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है और ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोफेज है। इस बैक्टीरियोफेज को जो कल्चर करवाया गया था वो करवाया गया S35 के ऊपर। तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा हो गया, S35 वाला रेडियो एक्टिव हो गया। दिस इज द S35। दूसरा जो मेरे पास ई कोलाई है उसके ऊपर जो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करने आ रहा है उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो P32 वाला रेडियो एक्टिव है, क्योंकि उसको P32 पे कल्चर करवाया गया। अब इसका पहला जो स्टेप होता है वो होता है इन्फेक्शन। इसने इन्फेक्शन किया, मतलब ये इन्फेक्शन कर रहा है। इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर करेगा। इसके पास जेनेटिक मटेरियल के पास जो फॉस्फोरस है वो 32 वाला है, इसके अंदर सल्फर तो होता ही नहीं है ना, तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल S35 वाला होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर क्या करेगा, सिर्फ प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करेगा, इसकी जेनेटिक मटेरियल के अंदर तो रेडियो एक्टिविटी आएगी, मतलब ये नॉर्मल चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इन्फेक्शन। दूसरा स्टेप होता है ब्लेंडिंग, कि कहीं कुछ रह गया तो हम मिक्स कर देते हैं। तो ब्लेंडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, जैसे ग्राइंडर के अंदर हम ब्लेंड करते हैं वैसे मिक्सिंग होती है। तो ये तो P32 को लेके चल रहा है साथ में, प्लस अब जो बैक्टीरियाज है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, सॉरी बैक्टीरियोफेज जो है वो सेपरेट हो गए दोनों से। और इसके पास तो नॉर्मल है क्योंकि S तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर बाउंड किया, ये S35 था, सेपरेट हो गया, है ना। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है और फिर आप रिजल्ट देखते हो कि हम जो सेपरेशन के अंदर ऑब्जर्व करते हो, जो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ रहा है, और नेक्स्ट जो प्रोजेनी हम देखेंगे, चाहे आप ई कोलाई की देखो चाहे आप इसकी बैक्टीरियोफेज की देखो, तो इन सब के अंदर आपको क्या P32 मिलेगा, क्योंकि फॉस्फोरस तो जेनेटिक मटेरियल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक कंपोनेंट होता है, तो सब में P32 दिखेगा। मतलब नेक्स्ट प्रोजेनी जो आएगी
ये वाली कैसी होगी, रेडियो एक्टिव। और इसके अंदर जब हम नेक्स्ट प्रोजेनी देखेंगे तो नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल आपको नजर आएगा, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है ना, नो रेडियो एक्टिविटी। किसी भी तरीके की कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। तो कंफर्म क्या किया इसने कि डीएनए जो होता है वही इनहेरिटेंट करता है, ना कि प्रोटीन इनहेरिटेंट करता है। प्रोटीन अगर इनहेरिटेंट करता तो आपको सल्फर नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर नजर आता, तो प्रोटीन इनहेरिटेंट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल जिसे हम डीएनए कह रहे हैं, आरएनए कह रहे हैं, वही इनहेरिटेंट होता है। सो दिस इज नाउ कंफर्म कि या तो डीएनए या आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करेंगे जो अपने आप को इनहेरिटेंट करते हैं। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो डीएनए की है वो कंफर्म हो जाती है। क्लियर? नाउ अब कोई भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो रेप्लिकेशन से पहले, उसको कंफर्म करने से पहले हम छोटा सा एक टॉपिक और ले लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये रहा आपका डीएनए, ये रहा आपका आरएनए, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो क्या होगा, इनकी फुल फॉर्म ही होती है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। आरएनए की क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इनकी राइबोस शुगर आपको बना के दिखाऊं तो ये इनकी राइबोस शुगर है, OH H OH 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 सॉरी HCH2OH ये है। बट डीऑक्सी के अंदर आपको जो है ये OH नंबर 2 वाले कार्बन पे नहीं मिलेगा। इसकी राइबोस शुगर बना के दिखाऊं तो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे वाला OH फॉस्फोरस के साथ बाउंड हो जाता है, CH2OH HOH, यहाँ वाला नाइट्रोजन बेसेस के साथ, तो ये नाइट्रोजन बेस के साथ बाउंड होगा, ये भी हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे रहता ही नहीं, तभी डीऑक्सी बना है, ये वाला फॉस्फोरस के साथ बिजी हो जाएगा, और ये अगर फ्री है, अदरवाइज दूसरा फॉस्फोरस के साथ इसका भी बाउंड हो जाता है। आरएनए के अंदर क्या चलते हैं, फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये भी फॉस्फोरस के साथ चला जाएगा, ये भी फॉस्फोरस के साथ, और ये नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। बट यहाँ पे 2 प्राइम नंबर 2 1 2 नंबर वाले कार्बन पे फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टी का होता है। ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा, ये स्टेबल नहीं रहता है। इसलिए जब ये चर्चा शुरू हुई कि पहले डीएनए बना या आरएनए बना, तो पहले आरएनए ही बना था, और आरएनए मोर रिएक्टिव होने की वजह से इसने डीएनए बनाया, और ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी का था, स्टेबल नहीं था। इसलिए जितने भी मोस्टली हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं, आपको सबके अंदर क्या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल नजर आता है, आरएनए बहुत कम नजर आता है। फ्यू वायरसेस, प्लांट वायरसेस, उनके अंदर आपको आरएनए दिखाई देता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि आरएनए पहले आया, डीएनए आया,
या फिर आरएनए कैटालिटिक क्यों होता है, स्टेबल क्यों नहीं है, तो उसका आंसर क्या है कि 2 नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है वो फ्री प्रेजेंट होता है, मतलब वो किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अगर ये किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये स्टेबल नहीं है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। अब इसी के साथ दूसरा डिफरेंस भी आता है कि डीएनए क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और आरएनए क्या होते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के होते हैं। ये रिएक्शंस करेंगे। और अगर डिफरेंस की बात करें कि और क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में, क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आप अब डिफरेंस देखिए इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अब आता है नाइट्रोजन बेसेस का डिफरेंस। तो डीएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना। एडेनिन किसके साथ बाउंड करता है, थाइमिन के साथ। ऑलवेज बॉन्ड किसके साथ बनाता है, थाइमिन के साथ। थाइमिन किसके साथ बनाएगा, हमेशा एडेनिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ बनाता है, साइटोसिन के साथ। और साइटोसिन किसके साथ बनाता है, ग्वानिन के साथ। एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से बाउंडेड रहते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से बाउंडेड रहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसको हम कहते हैं चारगॉफ्स रूल। ये चारगॉफ्स का रूल है, क्लियर। इसे हम कहते हैं चारगॉफ्स रूल। चारगॉफ्स रूल क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ थाइमिन एंड कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन। ये जो है इक्वल अमाउंट में चलते हैं। अगर आपको किसी एक का कंसंट्रेशन दिया है, जैसे हम सपोज करते हैं थाइमिन दिया हुआ है 20%, तो अब मैं यहाँ लिख दूँ 20%, तो थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ बाउंड करेगा। अगर थाइमिन 20 है तो एडेनिन भी 20 होगा, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्ट होता है 40। अगर हम ओवरऑल आप 100 मान के चल रहे हो तो 100 में से 40 तो आ गया, हमारे पास रेस्ट कितना बचता है 60, और 60 को डिवाइड करना है 2 में, 30 + 30, तो आप किसी की भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। ये बात हुई आपकी कि डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। यही बात होती है आरएनए के अंदर। तो आरएनए के अंदर एडेनिन होता है, बट थाइमिन को रिप्लेस किया जाता है यूरेसिल से, और ग्वानिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ये मेजर डिफरेंस है। बाकी छोटे मोटे डिफरेंस है, जैसे डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होगा इस तरीके से, आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये मेन जो डिफरेंस है वो कुछ रूल्स के साथ ये डिफरेंस है। एंड ये आपका टॉपिक है कि आरएनए स्टेबल है, डीएनए क्या है, डिफरेंस क्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक, किसके बीच में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, वो है आपका, देखो डीएनए की एक कैरेक्टरिस्टिक या किसी भी जेनेटिक मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो आरएनए के अंदर क्या रेप्लिकेशन पावर नहीं होती, इसलिए आरएनए आपको हर जगह एज जेनेटिक मटेरियल नहीं नज़र आते, डीएनए ही नज़र आते। अब डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करता है कन्फर्म है, बट किस तरीके से करता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव लॉ पे डिपेंड करता है। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। कुछ हाफ उसके अंदर सिक्योर होके चलता है, चेंजेबल नहीं होगा, और हाफ जो है वो चेंजेबल होता है। अब वो क्या कहता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट आता है, मीजल्सन एंड सॉल्ट का एक्सपेरिमेंट। Meselson and experiment।
इन्होंने 2 आइसोटॉप यूज किए। 2 आइसोटॉप कौन से थे? एक तो था N14 और एक था N15। तो N14 तो होता है लाइट और N15 होता है हैवी। ठीक है, 2 बैक्टीरियाज लिए, ई कोलाई बैक्टीरिया लिए इन्होंने भी, और एक को सबसे पहले इन्होंने किस में कल्चर करवाया? ई कोलाई बैक्टीरिया को N15 वाले के अंदर। तो अब इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है ना वो N15 वाला, नाइट्रोजन बेसिस जो भी आएंगे वो सारे N15 वाले होंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है स्टार्टिंग में वो कौन सा है? N15 वाला। अब हम कहते हैं ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अब इन N15 वाले बैक्टीरियाज को हमने किस में कल्चर करवा दिया? N14 के अंदर। ये N15 है, अब ये N14। तो जैसे ही हम N14 के अंदर कल्चर करवाएंगे तो ये भी नाइट्रोजन है, ये भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं तो आएगी। तो रेप्लिकेशन कैसे होता है कि इसके दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाएंगे, जो एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क करेंगे, और नया अब N14 वाला जो है वो न्यू सिंथेसाइज होगा। ये न्यू सिंथेसाइज हो गया। ठीक है, और कितने मिनट में हो जाता है? 20 मिनट्स के अंदर। तो आपको ये 20 मिनट्स के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा कि 50% मतलब हाइब्रिड कंडीशन में 50% स्ट्रैंड जो है N15 वाले हैं, 50% N14 वाले। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे तो अगेन इसको सेपरेट करते हैं हम। देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब इसके पास तो अगेन वही N14 बनेगा, इसके पास भी N14 बन जाएगा। इसका जो सेपरेशन मेथड है, इसके पास में भी एक ही है N14 वाला, N14 बन जाएगा, और दूसरा स्ट्रैंड इसका N14 बनेगा, एक जो है N15 रहेगा, है ना। तो अब आप देखो कि N15 कम हो गया ना, बट हाँ चल रहा है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला रहता है, एक नया बनता है, तो ये सेमी कंजर्वेशन। हाफ कंजर्व क्या है? पुराना वाला स्ट्रैंड जो पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है, और नया क्या होता है? जो उसको देख के न्यू बनता है। फिर तो ये जो डिस्टेंस आ गई आपको, ये 40 मिनट्स के अंदर मिली आपको, है ना। 40 मिनट्स कहाँ से? यहाँ से हम स्टार्ट करें 40 मिनट्स। अब अगेन इसको 60 मिनट बाद देखो तो ये आपका N15 है, N15 पे फिर से N14 बनेगा, इसका N14 है। ठीक है, इसके दोनों ही N14 है, इस वाले के, इसके भी दोनों ही N14 आएंगे, ये रहा, और इसके अंदर एक N14 आ जाएगा और एक N15 रहेगा। तो आप देखो अब किस तरीके से रिडक्शन होता चल रहा, हो गया ना रिडक्शन। आपको लगभग 75% जो है या उससे भी ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रहा है? N14 नज़र आ रहा है, सिर्फ वाइट वाले N15 बहुत कम है। तो ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ये मीजल्सन एंड सॉल्ट का एक्सपेरिमेंट था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बेसिस पे डीएनए जो है अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डीएनए के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे हमने जो है देख लिया है। अब मेन इस टॉपिक के अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर 3 टेक्निक्स आपको पढ़नी है। वो 3 टेक्निक्स क्या है? जैसे डीएनए की जो डिस्कवरी थी उसमें आपने 2 साइंटिस्ट का नाम देखा है, वाटसन एंड क्रिक का, जिन्होंने उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, 3D मॉडल दिया था एक्स-रे डिफ्रैक्शन वाला, जो उन्होंने कंप्लीट जो है उसको स्टडी किया था। फिर जो उनमें से जो क्रिक था वो क्या बोला कि यहाँ पे एक सेंट्रल डोग्मा करके प्रोसेस होती है। अभी सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा होता है कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। प्लस डीएनए को देख के
आरएनए बनता है, हाँ भाई आरएनए बन गया, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जेनेटिक एक्सप्रेशन के अंदर आता है, जिससे प्रोटीन बनता है, जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस या फिर क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। क्या प्रोसेस है ये, ट्रांसलेशन, दिस इज द ट्रांसलेशन, ठीक है। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा एंड विच इज प्रपोज्ड बाय क्रिक। क्रिक ने प्रपोज किया था इसको, बट इसके अंदर ऑब्जेक्शंस आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि दो साइंटिस्ट आए थे, जैकब और मोनोड। उन्होंने क्या बोला कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन है, प्लस इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को भी बता दिया था। मतलब जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अब ये जो सीरीज है ये किस तरीके से होती है, इसको हम रिवर्सिबल एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल डोग्मा के अंदर ऑब्जेक्शन था। सो ये आपका इनिशियल पोर्शन जो है, जेनेटिक मटेरियल क्या था, कैसे था, किसने डिस्कवरी थी, इसको कंफर्म कैसे किया, वो सब है। अब हम इनकी ये प्रोसेसेस पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और इनके बीच में एक जेनेटिक कोडोन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसकी स्टडी भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। So this is sufficient for today. In our next class we will discuss DNA replication. Okay then, bye.